Hello dear students, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the last video of this chapter, Dissolution of Partnership Form. Today I am doing the question number 41, 42 and 43. And 43 is the last question of this chapter. First of all, I am reading the question number 41. If total assets are 12 lakh, total liabilities are 3 lakh, assets are sold at 70%, and expenses of realization are 10,000. What will be the profit or loss on realization? क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या पहले तो बताया कि टोटल एसेट 12 लाख की है, लायबिलिटीज 3 लाख की है, एसेट 70% रियलाइज हुई है और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 10,000 है। तो प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन का क्या होगा? तो बेटा इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41 तो आप बना लीजिए बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत है, क्योंकि पूछा ही क्या गया बेटा कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा रियलाइजेशन का। तो हम बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट आपको आता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड बेटा कौन सी साइड है पता होगा आपको? क्रेडिट साइड है ना। और ये वाली साइड कौन सी बच्चे? डेबिट साइड। पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एसेट्स दी हुई हैं और लायबिलिटीज दी हुई हैं वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जैसे एसेट्स दी हुई हैं हम क्या लिखेंगे डेबिट में? टू एसेट्स अकाउंट। जो हमारी एसेट्स है वो सारी की सारी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज ऑफ रुपीज 12 लाख। फिर हम क्या करेंगे, जो लायबिलिटीज हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड बाय लायबिलिटीज अकाउंट, दैट इज ऑफ रुपीज बच्चे 3 लाख। अब जो हमारी एसेट्स हैं वो बिक गई हैं, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट करके हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट से पैसा क्या हो गया? वसूल हो गया। हमने एसेट्स को बेचा, 12 लाख की एसेट्स थी, हमने उसको किस पर बेच दिया? 70% पर बेच दिया। तो आ जाएगा 8,40,000। ये हमारा क्या आ गया? लायबिलिटीज बच्चे हमारे को 3 लाख दे रखी है, ठीक है। हमारी जो 8,40,000 की क्या आई है बच्चे? एसेट्स रियलाइज्ड हो गई हैं। उसके अलावा हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं रियलाइजेशन के, हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने पे कर रहे हैं बेटा? 10,000 के। तो हम अंदर लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या पे करना है? लायबिलिटीज़ की पेमेंट भी करनी है, चाहे नहीं लिखा गया हमें क्या करना है? लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। लायबिलिटीज़ कितनी है? 3 लाख की। तो पेमेंट कुल मिलाकर कितनी होगी बच्चे? 3,10,000। अब बच्चे कहते हैं मैम हमें लायबिलिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या हमने पे करना है? बिल्कुल पे करना है। हमने जो लायबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी सेम वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर हमें उसकी पेमेंट कर देनी है। तो टोटल 3,10,000 आ गया। अगर हम बात करें डेबिट साइड आपको दिख रही है बड़ी है, तो अब आप इसको क्या करेंगे? इसका टोटल लिख देंगे 15,10,000, ठीक है। अगर हम क्रेडिट का टोटल करते हैं तो क्रेडिट का 11,40,000 आता है। तो हम क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पर पार्टनर का नाम नहीं पता तो हम बैलेंसिंग फिगर अमाउंट लिख देंगे। अब आप क्या करोगे? जो 15,10,000 आया है टोटल, उसमें से आप बच्चे क्या माइनस कर देंगे? आप जो है 11,40,000 माइनस कर देंगे। उसका टोटल 11,40,000 आया था, तो अब हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारा आ गया 3,70,000 जो कि लॉस। अगर पार्टनर का नाम भी होता तो हम उस पार्टनर को बांट देते। अगर रेशो दिए तो वेल एंड गुड, उस रेशो में बांट देते। ना दी होती तो हम उसको क्या बांट देते बेटा? इक्वल बांट देते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 बड़े ध्यान से समझ लें। इसमें क्या दिया हुआ है? इन ए फर्म बैलेंस शीट टोटल डेटर्स वर अपीयरिंग एट 5 लाख
बैलेंस शीट के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म की 5 लाख के डेटर्स अपीयर कर रहे हैं एसेट में, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपीयर 10,000, और प्रोविजन हमें दिख रहा है अपीयर कर रहा है 10,000 का। ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट पर 1 लाख, डिसोल्यूशन के टाइम हमारे डेटर्स बैड हो गए, यानी कि बैड डेट्स कितने 1 लाख के, एंड द रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज्ड एट 10%, बाकी डेटर्स हमारे 10% डिस्काउंट पर रियलाइज हुए। हाउ मच अमाउंट वाज रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, इसमें हमें सिर्फ इतना बताना है कि कितना पैसा हमें अपने डेटर से रियलाइज हुआ। तो बड़े ध्यान से समझना, आपको पता होगा जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, डेटर्स कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड करते हैं रियलाइजेशन की, और प्रोविजन कहाँ करते हैं, हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है, वैसे मैं समझा रही हूँ कि हमारे प्रोविजन जो है कभी भी डेटर में से माइनस नहीं करते। कहाँ पर, रियलाइजेशन में हम, क्योंकि उसको रिवर्स वाली साइड क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। पहले लिखेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स, ड्यू फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना लेना है, दैट इज ऑफ रुपीज 5 लाख। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो प्रोविजन इसमें से माइनस कर देते हैं, नहीं। अच्छा मान लो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो डेटर उसकी वैल्यू लिखते हैं ना रियलाइजेशन की डेबिट में, और प्रोविजन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड। तो हम प्रोविजन माइनस तो नहीं करते ना किसमें से, डेटर में से। वो जरूर बैलेंस शीट के ऐसे में दिखाया गया होता है, पर प्रोविजन हम रियलाइजेशन की कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, क्रेडिट साइड। और इतने में से हमारे कितने लेस कर देंगे, बैड डेट्स। बैड डेट वो पैसा है जो हमें अपने डेटा से रिकवर नहीं हुआ, जो हमें वो पैसे नहीं दे रहे। आप रुपीज़ ऊपर लिख दीजिए, 1 लाख हमारे क्या होंगे, बैड डेट होंगे। तो हमें कितने मिलने के चांस होंगे, 4 लाख। और 4 लाख में से भी हमें क्या दिख रहा है, रिमेनिंग डेटर वाज रियलाइज्ड एट 10% डिस्काउंट। 4 लाख का अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट है कितना, 4 लाख के जो डेटर्स हैं उसके ऊपर हमें 10% जो है अपने डेटर्स को क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो कितना आ गया 40,000। तो हमें कितना अमाउंट रियलाइज होगा, दैट इज ऑफ रुपीज 3,60,000। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स 3,60,000। इस पॉइंट को दोबारा समझ लो, क्या था, हमने अपने डेटर से 5 लाख रुपए लेने थे, जिसमें से हमारे 1 लाख बैड डेट हो गए, तो हमारे डेटर्स कितने रह गए, 4 लाख के। पर उसमें से भी 4 लाख के डेटर्स जो है वो हमसे 10% डिस्काउंट मांगते हैं। तो 4 लाख का 10% हमने करा तो 40,000 का डिस्काउंट है, तो माइनस करके 3,60,000 आ गया। ये अमाउंट रियलाइज हुआ हमें डेटर्स से, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। और बेटा गलती पता बच्चे क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब वो माइनस करते हैं, जो कि गलत है। आप खुद सोचो, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे तो डेटर्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन की डेबिट में, और प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में। इसलिए प्रोविजन हमें यहाँ पर माइनस नहीं करना। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें दिया क्या हुआ है, पहले सुन लो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। वो चाहते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, बंद हो जाए। पांच जनरल एंट्रीज assuming that various assets and external liabilities have been transferred to realization account। यहाँ पर कहा गया जनरल एंट्रीज करनी है, ये मान के चलना है इन एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है रियलाइजेशन में, और लाइबिलिटीज को भी, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, बाहर की लाइबिलिटीज है, उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया है रियलाइजेशन में। अब हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप ही हम एंट्रीज को करते जाएंगे। अब पहला पॉइंट सुनो, एक्स लोन वाज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एट 40,000, कि अगर एक्स का लोन लायबिलिटी साइड दिया हो बैलेंस शीट की, ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसने अपना, उसके बदले में अनरिकॉर्डेड एसेट जो 60,000 की थी वो सेटलमेंट कर ली अपने अकाउंट में। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। और आपको पता है जर्नल का फॉर्मेट
क्या होता है, सबसे पहले बेटा आप क्या बनाएंगे, जर्नल। फॉर्मेट में पता आपको क्या क्या लिखते हैं, लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 43, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर हम कौन सा कॉलम बनाते हैं, एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में हम हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, रुपीज रुपीज लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोबारा से सुन लो, हमारा एक पार्टनर था, ठीक है, जिसका नाम क्या था बेटा, एक्स था। उसने हमारी पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। तो ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए उसने पार्टनरशिप फर्म से क्या किया हुआ है, लोन जो है पार्टनरशिप फर्म को दिया हुआ है। फर्म की ये लायबिलिटी है कि इसको पे करना पड़ेगा। तो लोन अगर लायबिलिटी है तो जब हम उसकी पेमेंट करते हैं, अगर तो कैश में करते हैं तो वेल एंड गुड, या उसकी बदले में हम उसको एसेट भी दे सकते हैं। तो लोन लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड दिया हुआ है। और जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जब हम ख़त्म करते हैं, तो लोन अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और उसके बदले में उसने क्या ले ली, कोई एसेट ले ली, टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। लोन एक्चुअल में कितनी वैल्यू है बेटा, 40,000 का। तो हमने 40,000 की ही एंट्री करनी है, गलती मत करना 60,000 की एंट्री, क्योंकि उसने अपनी सेटलमेंट कर ली है लोन की। दोबारा सुनो, पहले पॉइंट में क्या था, एक्स ने जो लोन है वो क्या किया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म को दिया हुआ है। फर्म की ये लायबिलिटी है कि एक्स को लोन वापस भी करे। तो हम लोन जब वापस करेंगे, या तो अगर एक्स को लोन वापस करते, पेमेंट करते, तो एंट्री होती है एक्स लोन टू बैंक अकाउंट। और उसके लोन के बदले में पार्टनरशिप फर्म ने उसको क्या दे दिया, उसको कोई एसेट दे दी। तो आप लिख दोगे, इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग acceptance of किसके एक्सेप्टेंस की, अनरिकॉर्डेड एसेट बाय एक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब इस बात को समझ लेना, मैंने क्या बोला, एक्सेप्टेंस ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, उसने एक्सेप्ट कर लिया अनरिकॉर्डेड एसेट बाय एक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। का मतलब है उसने अपने लोन को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटल करने के लिए क्या कर लिया है, एसेट टेक ओवर कर ली है। लोन की कितने अमाउंट की, 40,000 सेटलमेंट होगी उसके लोन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की कि क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बेटा रमन अ क्रेडिटर टू होम 25,000 वर ड्यू टू बी पेड accepted an unrecorded computer of 18,000 at 10% discount and the balance was paid to him in cash। कि एक बंदा था जिसका नाम था रमन, एक पर्सन है जिसको हमने 25,000 रुपये देने हैं, पर वो उसके बदले में क्या ले रहा है, 25,000 रुपये बदले में दो चीज़ें कह रहा है। एक तो कंप्यूटर ले रहा है जो 18,000 का है, 10% डिस्काउंट पर ले रहा है। अगर हम 10% डिस्काउंट निकालते हैं तो 1800 बनता है। 18,000 में से 1800 माइनस करो, 16,200 में वो कंप्यूटर ले गया। अब एक्चुअल में उसमें कितने में लेने हैं, क्रेडिटर ने 25,000 लेने हैं, उसमें से 16,200 का उसने क्या कर दिया, कंप्यूटर ले लिया। तो बाकी क्या बच गया बेटा, 8,800 रुपीज़, वो हमने कैश पे पेमेंट करनी है उसको। तो जो 16,200 की उसने क्या ले लिया, एक एसेट ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, उसके बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ एसेट खत्म हो गई और एक तरफ लायबिलिटी खत्म होगी। हमारे क्रेडिटर कितने 25,000 के हैं, उसमें से 16,200 का उसने कंप्यूटर ले लिया, तो बाकी उसको
हम कैश में पे करेंगे। दोबारा सुनो, क्रेडिटर 25,000 के थे, जिसमें से उन्होंने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर ले लिया जो कि अनरिपोर्टेड था, जिसकी वैल्यू वैसे तो 18,000 थी, और 10% डिस्काउंट पर ले लिया। 18,000 का 10% जो 1800 आया, 16,200 के हमारे क्रेडिटर की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बदले में क्या ले ली है, एसेट ले ली है। लेकिन बाकी वो कैश मांग रहे हमसे, तो हमने 25,000 रुपये देने थे, हमने उसमें से 16,200 की तो हमने एसेट दे दी, तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे, 8800। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप इसकी अमाउंट कितनी लिखोगे, 8800 बीइंग अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड वाली तो हमने बात नहीं करी, उनकी तो हमने एंट्री नहीं करी। बीइंग बैलेंस और अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स पेड। क्रेडिटर का बैलेंस अमाउंट हमने क्या कर दिया, पे कर दिया है। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ध्यान से सुनने का। पहले थर्ड पॉइंट, सुधीर एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 40,000 एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल ऑफ 20,000 एट 25,000। इस लाइन को अंडरलाइन करो, एट 25,000। सुधीर एक पर्सन था जो हमारा क्रेडिटर होता था, जिसको हमने 40,000 रुपये देने थे और हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। उसने एक व्हीकल ले ली जो कि अनरिकॉर्डेड थी, 20,000 वाली व्हीकल उसने 25,000 में ले ली। कहने का मतलब क्या है, सुधीर को हमने कितने रुपए देने थे, 40,000 रुपये देने थे, और उसने 20,000 वाली जो व्हीकल है उसने कितने में ले ली है, 25,000 में ले ली है। तो जितने में ले ली है वो माइनस कर दो, 25,000 में ले ली है ना, तो 15,000 रुपये हमने उसको पेमेंट कर दी। जो 25,000 की जो एसेट ले गया, एक तरह से लायबिलिटी खत्म होगी, एक तरह से एसेट खत्म होगी। इस 25,000 की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, जबकि हम एंट्री क्या करेंगे, 15,000 की करेंगे, जो कि हमने अपने क्रेडिटर को क्या कर दिया, पे कर दिया। तो एंट्री क्या लिखेंगे, थर्ड लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट पे करेंगे, 15,000। 15,000 ठीक है बेटा। आप लिखेंगे क्या, बीइंग रिमेनिंग क्रेडिटर्स, रिमेनिंग होगा या बैलेंस अमाउंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने अमाउंट पे कर दिया है। दोबारा समझ लो, हमारे क्रेडिटर एक्चुअल में जो हमारा क्रेडिटर सुधीर था, उसको हमने 40,000 रुपये देने थे। उसने मोटर व्हीकल ले ली, 20,000 वाली मोटर व्हीकल 25,000 में ली है। 20,000 वाली जो व्हीकल थी वो 25,000 में ली है। तो 40,000 में से हम 25,000 के क्रेडिटर जो खत्म हो गए, मीन्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी बुक में एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ क्रेडिटर खत्म हो गए और एक तरफ हमारी क्या होगी, लायबिलिटी खत्म हो गई, सॉरी एसेट खत्म हो गई, तो उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और जो 15,000 के क्रेडिटर हैं उनको हमने कैश में पेमेंट कर दी है बेटा, ठीक है। तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कैश अकाउंट लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। पर अगर अच्छा मान लो हमारे क्रेडिटर 40,000 के थे, 25,000 के वो एसेट ले गए, तो कितने बच गए, 15,000 रुपये बच गए, ठीक है। वो तो हमने इनको पे कर दिया रियलाइजेशन टू बैंक। पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है बेटा कि वो एसेट जो है ज़्यादा वैल्यू पर लेके जाते हैं। मान लो 40,000 के क्रेडिटर हैं और 60,000 में ले गए, और वो बैलेंस हमें दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं बैलेंस। मैं सेटलमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मान लो हमारे क्रेडिटर 40,000 के होते, वो हमारा कोई अनइम्पोर्टेड मान लो कंप्यूटर ले जाते 60,000 में, और सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो आप एंट्री पता क्या करते, फिर और लिखा था बैलेंस वाज पेड बाय देम,
टू द पार्टनरशिप फर्म, कि उन्होंने बाकी बैलेंस दे दिया। देखो उन्होंने क्या किया, 40,000 रुपये हमसे ले लेते, हमारी फर्म से ले लेते हैं, उसके बदले में 60,000 की क्या ले गए हैं, कोई एसेट ले गए हैं, तो बाकी बैलेंस वो दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को। तो एंट्री पता क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश करूँगी, दो बातें अलग अलग है। एक तो ये है कि जब हम क्रेडिटर 40,000 के हैं, उनको 60,000 की क्या दे देते हैं, मान लो मशीन दे देते हैं सेटलमेंट पर, फिर तो हमारे क्रेडिटर गए और मशीन नहीं गई, उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने सेटलमेंट कर ली थी ना, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उन्होंने बैलेंस अमाउंट पे कर दिया फर्म को। कहने का मतलब देंगे तो 40,000 के, हमने 60,000 की मशीन दे दी है, एंड बैलेंस वॉज पेड बाय देम टू द पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने बाकी पैसे पार्टनरशिप फर्म को दे दिए हैं, तो 20,000 रुपये उन्होंने दिए हैं, तो हम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। पर यहाँ पर पॉइंट डिफरेंट था, मैं वैसे समझा रही थी कि वो पॉइंट भी आ सकता है कि 40,000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने 20,000 वाली एसेट को 25,000 में ले लिया, तो हमारे क्रेडिट जो 25,000 वाली एंट्री है वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ लायबिलिटी खत्म हो गई और एक तरफ क्या खत्म होगी, एसेट खत्म होगी। और रिमेनिंग जो क्रेडिटर है बेटा 15,000 के, वो हमें क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बेटा हम आगे वाली एंट्रीज देखते हैं क्या करनी है। पहले आप पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एंट्री को करते हैं। अब देखिए बेटा नंबर 4 क्या है, यहाँ पर बेटा 1 2 3 जैसे क्वेश्चन मिली है वैसे ही लिख लीजिए। वैसे मैंने 1 2 3 इस तरह से लिख दिया, आप वैसे लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं। आगे लिखा है देयर वाज ए कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, अंडरलाइन करो इस लाइन को, बट नॉट मैच्योर्ड का मतलब अभी उसकी डेट नहीं आई पे करने की। तो हम इसके क्या लिखेंगे, नंबर 4 नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब बच्चे पूछते हैं मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो नो एंट्री। इसका रीज़न ये है कि उसकी जो है कंडीशन लायबिलिटी होता है कि ये लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। अब मैंने जो बिल डिस्काउंट करा लिया, ठीक है, उसकी मेच्योरिटी डेट आई ही नहीं है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि मेच्योरिटी डेट पर ही डिसोनल हो जाता है, तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू बैंक। पर ये मेच्योर ही नहीं हुई, हमारी डेट आई ही नहीं पे करने की, तो हम क्यों पे करेंगे। जैसे मान लो डिसोनल हो जाता तो हमें पे करना पड़ता ना, तो हमने कुछ भी नहीं लिखनी है एंट्री, तो क्या लिख देंगे, नो एंट्री। अगला पॉइंट है 5th, ध्यान से सुनना। फर्नीचर ऑफ 20,000 एंड गुडविल ऑफ 30,000 वर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। फर्नीचर और गुडविल दोनों दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। कौन सी साइड दिए होंगे, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एसेट साइड दिए होंगे, बट नो अदर इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग दीज 2 आइटम्स। पर हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कितने के बिके, कितने के नहीं रियलाइज हुए, तो हम इसकी भी क्या करेंगे, नो एंट्री लिख लीजिए। नंबर 5 नो एंट्री। अब मैंने ऐसा क्यों बोला नो एंट्री, क्योंकि बेटा जब कोई एसेट दी होती है बैलेंस शीट में, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, किसको छोड़कर, वो आपको पता है कैश एट बैंक को, कैश इन हैंड को छोड़कर और P&L का बैलेंस वगैरह छोड़कर जो एसेट साइड होता है, तो हम ट्रांसफ़र तो कर देते हैं, लेकिन जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना दिया हो कि ये कितने की रिलाइज हुई, तो हम उसको ज़ीरो वैल्यू समझते हैं, हम उसकी अपने आप कभी भी कोई एंट्री नहीं करते, बल्कि जो लायबिलिटीज़ हैं उसकी हम क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया है रियलाइजेशन की क्रेडिट में, पर लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि इसकी पेमेंट की गई कि नहीं की गई, तो हम उन लायबिलिटीज़ को कौन सी वैल्यू पर पे करते हैं, उनकी बुक वैल्यू पर पे करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये सीखा कि हमारी जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद मैंने बोला था अगर पार्टनर जो है लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में हम क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं कि हमने पहले क्या क्या बनाना है, वो ऑर्डर याद करना है। पर कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता पार्टनरशिप फर्म को, तो फिर हम उसका लोन अकाउंट नहीं बनाते। तो स्टेप क्या होगा, पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। पर कभी कभी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये दिया होता है कि पार्टनर
की कैपिटल फिक्स्ड है, हमें कैसे पता चला फिक्स्ड है? या तो फिक्स्ड लिखा होता है या फिर क्या होता है, हमें बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, कैपिटल के बैलेंस भी दिए होते हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सेकंड नंबर पर अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो वो अकाउंट बनेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट। थर्ड जो हम पार्टनर का पहले करंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, चाहे डेबिट साइड की एडजस्टमेंट्स हैं या क्रेडिट साइड की, कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है या लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहा है या कुछ भी रियलाइजेशन का लॉस आ जाए या गेन आ जाए, तो वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर के करंट अकाउंट में। और बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ डालते हैं करंट अकाउंट की, उसके कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं और करंट अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल अकाउंट में क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है और पार्टनर को क्या कर दी जाती है, फाइनल पेमेंट कर दी जाती है। उसके अलावा फिर हम उसके बाद क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाया जाता है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि कैश अकाउंट बनाया जाए या बैंक अकाउंट। बेटा जिस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कैश अकाउंट का बैलेंस हो, सिर्फ कैश अकाउंट का बैलेंस है, तो लास्ट में हम कैश अकाउंट बनाते हैं। और जहां जहां भी हम कैश, जहां भी कोई एसेट रियलाइज हो रही है तो वहां पर कैश वर्ड यूज किया जाता है रियलाइजेशन में। और जहां पर हमारी कोई फाइनल पेमेंट की जा रही है, किसको, या तो पार्टनर्स को पे किया जा रहा है या कोई लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, तो वहां पर कैश वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, फाइनल पेमेंट कर ली, तो वो भी टू कैश अकाउंट करके फाइनल पेमेंट होगी। अगर कोई पार्टनर ब्रिंग करता है कैपिटल तो वो बाय कैश अकाउंट करा जाएगा। वो सारा कुछ आपको समझ आ गया, मीन्स कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बैंक अकाउंट का बैलेंस है तो रियलाइजेशन में जब हम एसेट रियलाइज करते हैं तो वहां पर बाय बैंक अकाउंट आएगा, और लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है। उसके बाद जब हम पार्टनर का मान लो लोन अकाउंट बन रहा है तो पेमेंट करते हुए टू बैंक अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा। और जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें भी बेटा टू बैंक अकाउंट आएगा जो हम फाइनल पेमेंट करते हैं। या पार्टनर अगर ब्रिंग कर रहा है कैपिटल तो उसमें बाय बैंक अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा, कैश का नाम नहीं आएगा। और लास्ट में हम क्या बनाएंगे बेटा, बैंक अकाउंट बनाएंगे। पर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है बेटा, क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में कैश अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, कैश का बैलेंस भी और बैंक का भी है, तो उस क्वेश्चन में याद रखना हम हमेशा बैंक का जो है नाम यूज करते हैं। चाहे एसेट रियलाइज करें तो भी बैंक का नाम यूज होगा, जब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करें तो भी जो है बैंक का वर्ड यूज होगा। चाहे हम किसी पार्टनर के लोन की पेमेंट करें तब भी हम बैंक वर्ड यूज करेंगे, और चाहे हम पार्टनर्स की लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं तो भी बैंक अकाउंट यूज होगा, या कोई पार्टनर ब्रिंग कर रहा है कैपिटल तो भी बैंक अकाउंट यूज होगा। लेकिन उस क्वेश्चन में हम बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, जो हमारा बैंक का बैलेंस वहां पर दे रखा होगा, एसेट साइड दे रखा होगा, वो टू बैलेंस ब्रोक डाउन लिख दिया जाएगा। और जो कैश का बैलेंस है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट। बाकी तो आपको आता ही कि एसेट रियलाइज होती है तो हम बैंक की डेबिट साइड डालते हैं, और लायबिलिटीज की पेमेंट होती है, चाहे वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो, चाहे पार्टनर की लायबिलिटीज हो, चाहे पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट हो, वो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पेमेंट की जाती है। अब बात करते हैं पार्टनर के लोन की। अब दो लोन है पार्टनर के, एक तो है पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, पार्टनर हैज गिवन द लोन टू द फर्म। पार्टनर ने लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है तो ये पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी बन जाती है कि पार्टनर को उसके लोन की पेमेंट करे, तो उसका हम अलग से लोन अकाउंट बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं बेटा, अब मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर सिखा दिया था। और एक होता है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, वो फर्म की क्या है, एसेट है। जो फर्म की एसेट है पार्टनर का लोन, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर का लोन एसेट साइड दिया होगा वो उसकी कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस, जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, उससे रिलेटेड पेपर में कई बार आ जाती हैं, तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो अब मैं आपको वन बाय वन उन एंट्रीज के बारे में दोबारा से बताना चाहती हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज ऑफ रुपीज
20,000 20,000 के हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है और कुछ भी मेंशन ही क्या करना है इसका, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है फर्म की ड्यूटी है और फर्म ने ही पे करना है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। ये कौन सा केस था, केस 1 था। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, सेकंड पॉइंट ये हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज ऑफ ₹20,000 बट इट इज पेड बाय पार्टनर एम ने पे किया। तो यानी कि ड्यूटी किसकी है, ड्यूटी पार्टनरशिप फर्म की है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, और पे कौन कर रहा है, एम। तो उसका आंसर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ड्यूटी हमारी पार्टनरशिप फर्म की है और पे कौन कर रहा है, एम कर रहा है। आज तो एम पे कर देगा पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कल को एम किससे वसूल करेगा, पार्टनरशिप फर्म से। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया। अब थर्ड पॉइंट है कि व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड इट इज पेड बाय हिम, कि ये बोला गया कि पार्टनर की ड्यूटी है कि वो पे करे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और उसी ने पे किया, तो हम अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे जर्नल में, नो एंट्री। ये एंट्री क्यों नहीं होनी, क्योंकि पार्टनर की ड्यूटी है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करे, तो पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हम इसकी बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब ये लिखा हो कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो हैं 50,000 के मान लो, ठीक है, एंड इट इज पेड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर L that to pay the realization expenses but it is paid by firm, कि हमारा जो है ड्यूटी किसकी थी, पार्टनर L की ड्यूटी थी और पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है 50,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ड्यूटी किसकी है, ध्यान दो, ड्यूटी पार्टनर L की है, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। दोबारा सुनो, एल की ड्यूटी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की, पर पे कौन कर रहा है, हमारी पार्टनरशिप फर्म एल के भी यहाँ पर पे कर रही है। तो एंट्री होगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आ गया। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्टनर एन इज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹10,000, कमीशन लिखा हो या रेमोनेशन लिखा हो, इसका मतलब है हमारी पार्टनरशिप फर्म उसको क्या देना चाहती है, रेमोनेशन देना चाहती है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर को देना चाहती है पार्टनरशिप फर्म, रेमोनेशन देना चाहती है या कमीशन लिखा हो देना चाहती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट हम उसको कमीशन दे देंगे। अब एक पॉइंट और है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े ध्यान से समझना। मान लो पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर एक्स है एक पार्टनर वाई है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर एक्स टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बट इट इज पेड बाय वाई ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, कि एक्स की ड्यूटी है उसने पार्टनरशिप जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो पे करने थे, लेकिन पे वाई ने कर दी। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, एक्स की ड्यूटी है रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की, पर पे कौन कर रहा है, वाई कर रहा है उसके बिहाफ पर। तो मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई, किसकी ड्यूटी है, पार्टनर एक्स की ना, तो हम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू वाईज कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा किया गया, वाई क्यों क्रेडिट हो गया, क्योंकि आज तो वाई पे कर रहा है एक्स के बिहाफ पर, कल को वो किससे वसूल करेगा, वो एक्स से वसूल करेगा। तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो क्रेडिटर है, उसने पैसे लेने हैं किससे, एक्स से। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।